हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल अंशु ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। हमारा ये पहला चैप्टर है हमारे सिलेबस का जो हमें पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है। एक पुष्प का संरचना किस प्रकार से होता है, क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो पुष्प का पत्ता होता है जो खिला हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कह रहे हैं दल पुंज। ठीक, और इसके बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, पूरे स्त्री केसर, यानी कि इसे हम कहते हैं क्या, स्त्री केसर कहते हैं। यह है वर्तिकाग्र, यह है वर्तिका और यह है अंडाशय। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्त्री केसर कर रहे हैं। और जो इसमें मेल पार्ट होता है क्या है, परागकोश और डंठल तंतु, यानी जो फिलामेंट है उसे हम क्या कहते हैं, पूरा मेल पार्ट को पुंकेसर कहते हैं। एक होता है फीमेल पार्ट और एक होता है मेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्त्री केसर, और मेल पार्ट को हम कह रहे हैं पुंकेसर। अब इसके अंदर पाया जा रहा है क्या, बीजांड, यानी गुरु बीजांडधानी। ठीक, और जो फूल के पीछे दो हरी हरी पत्तियां दिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज। इस प्रकार से हमारा है क्या, पूरा है हमारा पुष्प की संरचना। तो आगे हम देख लेते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे देखने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपकी हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है, पुष्प की संरचना दिया गया है। पुष्प की संरचना के बारे में हम देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पे। तो कहा गया है कि क्या, आवृत्त बीजुई पौधों का विशिष्ट लक्षण, उसमें पुष्पों का उत्पन्न होता है। जैसे एक पुष्प के 4 भाग होते हैं, जैसे क्या क्या क्या, बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स, और दल पुंज को कोरोला कहते हैं जिससे पंखुड़ियाँ होती हैं ना। जैसे गुड़हल के पौधे में क्या होता है, इस प्रकार से उसकी पंखुड़ियाँ निकली होती हैं 3-4 जो खिला होता है। और यहाँ पे हरा हरा सा क्या लगा होता है, ऐसे लगा होता है क्या, यहाँ पे हरा हरा सा। ठीक, यहाँ पे हरा हरा सा पत्तियाँ ऐसे निकली रहती हैं। अब क्या होगा, तो ये हो गया हमारा बाह्य दल पुंज और ये हो गया कोरोला। अब इसमें जो पुमंग एंड्रोशियम है, क्या है यहाँ पे, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किस प्रकार से निकला रहेगा, अब देख लेते हैं हम यहाँ पे। एंड्रोशियम जो है हमारा, तो इसमें एक डंठल के आकार का निकला रहेगा इस प्रकार से। ठीक, और क्या है, जायांग। जायांग क्या होता है, जायांग ये फीमेल पार्ट होता है। अभी हमने आपको दिखाया क्या यहाँ पे, कि ये होता है हमारा क्या, कोरोला, ये होता है कैलिक्स, और ये होता है एंड्रोशियम ये पूरा भाग, और ये होता है हमारा ये होता है हमारा गाइनोसियम ये वाला भाग, और ये होता है हमारा एंड्रोशियम। ठीक, तो ये 4 भाग हो गए पुष्प के। अब देख लेते हैं नीचे क्या लिखा गया है, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं। ठीक, क्या है, बाह्य दलपुंज यानी कि जो पत्ती वाला नीचे का हरा भाग है और जो पत्ती का चौड़ा भाग है, फूल का जो चौड़ा भाग है वह क्या है, सहायक चक्र कहलाते हैं। जबकि पुमंग और जायांग यानी एंड्रोशियम और गाइनोसियम क्या है, आवश्यक चक्र कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है पुंकेसर यानी पुमंग और जायांग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। क्योंकि पुंकेसर जो होता है वह होता है हमारा एंड्रोशियम, और जो जायांग होता है वह गाइनोसियम। यानी कहने का मतलब पुंकेसर मेल पार्ट, जायांग फीमेल पार्ट। तो ये लैंगिक जनन में करने में सहायक होते हैं, इसीलिए इन्हें आवश्यक चक्र कहा जाता है। तो अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि पुष्प के बारे में क्या क्या है। बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स को सबसे पहले देख लेते हैं क्या कहा गया है कैलिक्स के बारे में, उसके बाद आगे देखते हैं। बाह्य दल पुष्प में कैलिक्स के बारे में कहा गया है कि यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। क्या है, पुष्प का प्रथम चक्र, जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है। ठीक, बाह्य दल पुंज अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, यानी कि यह सेपल आर्ट क्या है, कई सेपल एक साथ मिलकर क्या होते हैं, कई संरचना बना लेते हैं।
क्या करेंगे, यानी कई सेपल, जैसे हरी हरी पत्तियों में जैसे आप देखे होंगे कि ऐसे कोना कोना सा ऐसा निकला होता है, ऐसे ऐसे बैगन में जो पीछे हरा हरा सा ऐसे दिखता है ना, इसी को सब क्या कहते हैं, सब मिला को कैलिक्स कहते हैं। इसके एक भाग को हम क्या कहते हैं, इसके एक भाग को क्या कहेंगे, इस भाग को क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। यानी सेपल, एक भाग को सेपल कहेंगे और सब मिलाकर क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा भाग कोरोला यानी दलपुंज। अब दलपुंज क्या होता है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार वहाँ पे सेपल मिलकर बने होते हैं, यहाँ पे पेटल्स मिलकर बने होते हैं। पेटल कहने का मतलब कि जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे गुड़हल के फूलों में, तो इस प्रकार से आपको दिखा होगा ना, इसी को क्या कहते हैं हम, पेटल्स कहते हैं। एक भाग को क्या कहेंगे हम, इस एक भाग को हम कहते हैं पेटल्स। ठीक, इसका महत्वपूर्ण कार्य परागकण में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। अब कीटों को आकर्षित कैसे करेगा, ये रंग बिरंगे के होते हैं, यानी अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग होते हैं, तो क्या करेगा, कीटों इसको देखकर अपनी ओर इसकी ओर आएंगे। ठीक, अगला भाग क्या है, पुमंग। पुमंग यानी एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, हम देख लेते हैं। एंड्रोसियम यानी मेल पार्ट। अब मेल पार्ट क्या होता है, पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है। यह एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुंकेसर यानी जो पुष्प का मेल पार्ट होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। जैसे एक पार्ट को क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। ठीक, पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। ठीक, एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और परतंत्र यानी एंथर और फिलामेंट। आइए हम आपको फिगर में दिखाते हैं। तो फिगर में क्या दिया गया है, यहाँ पे फिगर में बताया गया है, देखिए आपको क्या है, एंथर। इसे हम क्या कहते हैं, एंथर भाग कहते हैं, और इसे कहते हैं फिलामेंट। डंठल वाले भाग को फिलामेंट, और इस जो भाग संरचना बना है, परागकोश दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं हम क्या, एंथर। ठीक, आगे देख लेते हैं, आगे क्या बताया गया है, जायांग यानी गाइनोसियम। यह पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र है। देखिए क्या है, यह पुष्प का आखिरी व चौथा व आखिरी चक्र है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है, पुष्प का मादा यानी फीमेल पार्ट होता है। जायांग एक से अधिक स्त्रीकेतर कार्पेल्स से बने होते हैं। इनके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय यानी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। आइए हम फिगर में आपको दिखाते हैं। फिगर में क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है वर्तिकाग्र, इस भाग को कहते हैं। अब जो डंठल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे वर्तिका कहते हैं, और जो बीच में दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय, उभरा हुआ भाग को। ठीक, तीनों आपने देख लिए। अब आते हैं हम, क्या होता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी हमारा मेन टॉपिक अब शुरू होता है। आइए देखते हैं कैसे होता है, क्या क्या होता है इसमें। आवृतबीजी पौधे में पुष्प का लैंगिक अंग होता है, यानी जो आवृतबीजी, जो बीजी पौधे होते हैं, पुष्प उसका लैंगिक अंग होता है। पुष्प में नर जननांगों के रूप में पुंकेसर तथा मादा जननांगों के रूप में स्त्री केसर का निर्माण होता है। ठीक, इन्हें ये सब आपने देखा भी। पुंकेसर व जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परागकण व महाबीजाणु का निर्माण होता है। परागकण से नर युग्मोद्भव यानी मेल गैमेटोफाइट एवं महाबीजाणु मादा से फीमेल गैमेटोफाइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा पुंकेसर होगा वह क्या करेगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और जो स्त्री केसर होगा वह फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक, यानी मादा युग्मोद्भिद और नर युग्मोद्भिद बनाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है नर युग्मोद्भिद से नर युग्मक यानी मेल गैमेट बनता है, मादा युग्मोद्भिद से अंडकोश यानी एग सेल बनती है। अब यानी आपको बताया गया है जो मेल गैमेटोफाइट होता है उससे बनता है मेल गैमेट्स, तथा जो मादा युग्मक फीमेल गैमेटोफाइट्स होता है उससे बनता है एग सेल। ठीक, एग सेल आगे देखेंगे। आगे देख लेते हैं, नर युग्मक एवं अंडकोशिका के संयुग्मन से युग्मनज बनता है। यानी अब क्या करेगा, जो नर युग्मक मेल गैमेट होगा और जो एग सेल होगा,
अब दोनों से युग्मक करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। यानी अब ये निषेचन करते हैं, ठीक। निषेचन पश्चात युग्मन युक्त बीजांड को बीज कहते हैं। यानी जब ये निषेचन कर लेगा तो ये जाइगोट बना लेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। बीज के अंकुरण से नए पौधों का निर्माण होता है, ये भी बात सही है। ये सभी घटनाएं क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। आइए देखते कौन कौन सी है। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन निषेचन पश्चात घटना। यानी कहने का मतलब निषेचन के पहले क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा, फिर एग सेल बनेगा, ठीक, ये हो गया। उसके बाद जब ये दोनों निषेचन करेगा तो निषेचन करने के बाद क्या बनेगा, निषेचन करने के बाद जाइगोट का निर्माण होगा, यानी बीज बनेगा। बीज का निर्माण होने के बाद क्या करेगा, इस चीज से दूसरा पौधा बन जाएगा। आपको ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है पुमंग के बारे में, यानी एंड्रोसियम के बारे में, पूरा स्ट्रक्चर के बारे में इसको देखना है, इसके फुल डिटेल को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं पुमंग क्या होता है, एंड्रोसियम। अब हम देख लेते हैं यहाँ पुमंग के बारे में। पुमंग यानी एंड्रोसियम क्या होता है, यानी मेल पार्ट। जो पुमंग होता है यह पुष्प का नर जननांग होता है, यानी कि पुष्प का नर जननांग होता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं या लघु बीजाणु पूर्ण कहते हैं, ठीक, लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं, सॉरी। तो इसके बाद आवृत्त बीजी पौधों का परागकोश 2 पालियों में बटा होता है, अतः आवृत्त बीजी परागकोश द्विपालित संरचना है। प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, इनमें परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानियों के अंदर पराग कणों का लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। जैसे जो पुमंग होता है वह होता है मेल पार्ट। अब मेल पार्ट में क्या होता है, उसमें पाए जाते हैं पुंकेसर यानी एंथर। अब एंथर क्या होता है, इसे हम लघु बीजाणु के नाम से भी जानते हैं। अब ये 2 पालियों में कटा होता है। आइए फिगर के माध्यम से हम इसको आपको समझाते हैं। परागकोश की संरचना देख लेते हैं पहले। एक परागकोश द्विपालित होता है, प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक। पूर्ण परागकोश या एक चुंबकीय चतुष्कोणीय संरचना होती है। इसके चारों कोनों पर एक लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणुओं अर्थात परागकण का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा एंथर है। एंथर को आपने 4 भागों में देखा है, देख लीजिए यहाँ पे 4 भागों में देखें, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक। 4 प्रकोष्ठ बने हुए हैं, 4 केंद्रक पाए जाने, इसे हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी एक को। अब देखिए आपने कटा हुआ देखा होगा, या कोहड़ा का जब टहनी वगैरह जो जमीन पे चलती हैं उसको कटा वगैरह देखे होंगे, तो इस प्रकार से आपको 4 कोण ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे। तो इसी प्रकार से इसमें भी पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं, अब इस छोटे से लघु बीजाणुधानी की संरचना को देख लेते हैं, ठीक। लघु बीजाणुधानी संरचना, लघु बीजाणुधानी निम्न 4 परतों में से मिलकर बना होता है, यानी लघु बीजाणुधानी निम्नलिखित 4 परतों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है यहाँ पे, बाह्य त्वचा, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। यह सबसे बाहरी परत चपटी सतह होती है, ठीक। अंतःस्थीसियम दूसरा है, यह दूसरी परत होती है। यह परागकोश के स्फुटन में सहायता करते हैं, यानी फूटने में सहायता करती है। मध्य परत क्या होती है, 3 से 5 स्तरीय होती है। टेपिटम क्या होती है, यह पिरामिड आकार की एक स्तरीय परत है। आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। अब यहाँ पे हम चारों भागों को देख लेते हैं। पहले देख लीजिए बाह्य त्वचा, इस बाहरी भाग को हम क्या कह रहे हैं, इस बाहरी भाग को हम कह रहे हैं एपिडर्मिस। उसके बाद इसके जस्ट अंदर पाया जा रहा है, देखिए एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, एक मिनट कलर बदल लेते हैं तब। इसके जस्ट बगल क्या पाया जा रहा है, अंतःस्थीसियम की परत पाई जा रही है। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, मध्य परत पाया जा रहा है। अब इस जो गोल की संरचना दिख रही है, एक सेकंड, जो गोल सी संरचना दिख रही है यहाँ पे, इस संरचना को हम कहते हैं टेपिटम, ठीक। अगला देख लेते हैं टेपिटम का कार्य क्या होता है। टेपिटम का कार्य होता है कि पहला है, यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है, यानी जो इसके अंदर लघु बीजाणु पल रहे होते हैं, विकसित हो रहे होते हैं, उसे पोषण प्रदान करता है, खाने पीने की वस्तुएं प्रदान करती हैं। यह
परागकीट का निर्माण करता है। टेपिटम एक स्पोरोपोलिनिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है जो परागकोण को वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से सुरक्षित रखता है। ठीक, क्या करता है? स्पोरोपोलिनिन नामक प्रोटीन को स्रावित करता है जो इस छोटे से टेपिटम का निर्माण करने में जो वर्षा, धूल आदि, सर्दी, गर्मी आदि जो आती है उससे सुरक्षा रखता है। यह केलेस एंजाइम का स्रावण करके लघु बीजाणु सहायक होते हैं, लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायक होते हैं। ठीक, अगला देख लीजिए, लघु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है। लघु बीजाणु धानी के परिपक्व होने पर, अब लघु बीजाणु धानी हो गई है परिपक्व यानी मैच्योर हो चुकी है। अब आगे देख लेते हैं, पहला पॉइंट में क्या होगा, बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। ठीक, लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। अब देखिए यहाँ पे पहले लघु बीजाणु जनन होगा, वह समसूत्री विभाजन करेगा, अपने संख्या को 1 से 2 करेगा। ठीक करेगा, उसके बाद द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु यानी जो द्विगुणित दोनों कोशिकाएं हैं वह क्या हो जाएंगी, मात्र कोशिका कहलाएंगी। अब वही मात्र कोशिका क्या करेंगी, दोनों, अब 2 कोशिकाएं यहाँ पर हैं, एक से सबसे पहले क्या बनी थी, 2 कोशिकाएं बनी थी। ठीक, अब 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है यहाँ पे। अब क्या करता है, अर्धसूत्री के 4 बीजाणु धानी का निर्माण करते हैं। अब ये 2 ये बनाएगा, 2 ये बनाएगा, यानी 2 ये 2 ये। ठीक, इस प्रकार से आपका बनेगा। अगला क्या दिया गया है, चारों बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अभी कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो एक कोशिका थी लघु बीजाणु की वह डिवाइड हुई, अब डिवाइड होकर 2 कोशिकाएं बनाई समसूत्री विभाजन से। अब ये समसूत्री विभाजन क्या करेगा, जो दोनों लघु बीजाणु बने हैं अब ये फिर से 2-2 का निर्माण कर देगी। क्या करेगी, 2-2 कोशिकाओं का निर्माण कर देगी। अब ये चारों क्या हैं, चारों जो हैं एक ही फलस्क में रहेंगे, कहने का मतलब एक ही आपस में जुड़े रहेंगे, जिसे हम कहते हैं चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। यही चतुष्क, आगे देख लीजिए आगे क्या कह रहा है, यही चतुष्क आपस परिपक्व होकर अलग अलग हो जाते हैं और 4 परागकणों का निर्माण करते हैं। ठीक, अब जो चारों एक आपस में मिले थे वह अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे परागकोश का स्फुटन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले ये क्या है, हमारा एंथर है। एंथर पहले 2 लघु बीजाणु में टूटेगा, एक लघु बीजाणु में पहले काटा जाएगा यानी टूट गया। अब दो कोशिकाएं ऊपर, 2 कोशिकाएं लघु बीजाणु ऊपर, 2 कोशिकाएं 2 लघु बीजाणु नीचे। अब यही क्या करेंगे, दोनों 4-4 का निर्माण करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टोमियम सेल बन गई, परागकण हो गए जो छोटे छोटे लघु बीजाणु हैं। आगे देख लीजिए, परागकोश में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, 4 स्तर, बाह्य स्तर, अंतः स्तर, मध्य स्तर, टेपिटम। इन तीनों को आपने देखा था चारों को। परागकोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर व टेपिटम नष्ट हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या कहा गया, स्टोमियम वाले स्थान पर अंतः स्तर पतली होती है। स्टोमियम स्थान पर उपस्थित अंतः स्तर की कोशिकाएं जल हानि करके सिकुड़ जाती हैं। ठीक, अब स्टोमियम के पास जो सेल रहेंगी वह अंतःस्तर से पतली होती है। स्टोमियम स्थान पर जो उपस्थित अंतःस्तर की जल कोशिकाएं होंगी उसके आसपास, वह क्या करेंगे, सिकुड़ जाएंगी। अब सिकुड़ने पर क्या होगा, इनसे जल बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो ये सिकुड़ जाएंगे। इससे बाह्य स्तर पर तनाव पड़ता है और परागकोश स्टेम फट जाती है। जब सिकुड़ जाएंगे तो इसके बाहरी स्तर पर क्या करेगा, जब कोई चीज़ अंदर ऐसे खींच लेता है, अब ये अंदर खींच लेगा ऐसे, एक सेकंड, ये अब ऐसे अंदर खींच लेगा, जो बाहर की परतें होंगी वह तनाव में आ जाएंगी। तनाव में आने के बाद क्या होगा, फूट जाएंगी। अब जब फूट जाएंगी तो क्या है, जिससे परागकोश परागकण से स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी अब जो परागकोश है वह परागकण से स्वतंत्र हो जाता है। अब देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट है नर युग्मोद्भिद का विकास। नर युग्मोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है। ये हमारी है क्या, जनन कोशिकाएं। अब जनन कोशिकाएं से क्या होता है, कैसे होता है नर युग्मोद्भिद का विकास। वर्तिका, अग्रवर्तिका, बीजांड, अंडाशय, इस बारे में हम देख लेते हैं। परागकण की संरचना पहले देख लेते हैं। इसमें होता है परागकण की संरचना क्या है। देखिए इसमें क्या क्या पाए जा रहे हैं।
एक वर्धी केंद्रक पाया जा रहा है, एक जनन केंद्रक और जनन कोशिका। फिर वर्धी कोशिका है, वर्धी केंद्रक, जनन कोशिका, जनन। ये पूरे भाग को क्या कह रहे हैं? वर्धी कोशिका, और इस केंद्रक को वर्धी केंद्रक, और इसमें जनन कोश केंद्रक एक है और जनन कोशिका है। सबसे बाहरी भाग को बाह्य चोल, उसके अंतर को अंतःचोल, जनन छिद्र, ये पोर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक। परागकण की संरचना। अब परागकण की संरचना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। परागकण नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण एक अगुणित कोशिका होती है। इसमें दो भित्तियाँ पाई जाती हैं, बाह्य भित्ति और आंतरिक भित्ति, यानी बाह्य चोल और आंतरिक चोल। अब परागकण के बाह्य चोल को देख लेते हैं। बाह्य चोल क्या कह रहा है? बाह्य चोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक वसी पदार्थ स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना होता है। स्पोरोपोलेनिन पर किसी भी ताप, अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता है। अगला देख लेते हैं अंतःचोल के बारे में। अंतःचोल क्या कह रहा है? अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अंतःचोल से पराग नलिका का निर्माण होता है। परागकणों का परागकोश से निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन हो जाता है। ठीक। क्या होता है? इनके केंद्रक में पहले ही विभाजन हो जाता है और दो केंद्रकों का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक कहते हैं। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अब इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और वर्धी कोशिका और जनन कोशिका बनती है। ठीक। अब क्या देख लीजिए, यहाँ पे बाह्य चोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जिससे पराग नलिका निकलती है। आइए हम समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। फिगर के माध्यम से क्या कह रहा है? जो इसका केंद्रक है, यानी जो केंद्रक है इसके पहले ही विभाजित हो जाएगा दो भागों में। एक जिसे हम कहेंगे, एक को कहेंगे क्या? वर्धी केंद्रक, और एक को कहेंगे जनन केंद्रक। अब जनन केंद्रक के बाद इसके बाद कोशिका भित्ति विभाजित होती है, जिसे हम कहते हैं कोशिका, वर्धी कोशिका और जनन कोशिका। ठीक। इसमें पाया जाता है जनन छिद्र, यही क्या आता है। ठीक। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं क्या करें। द्विकोशिकाई अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं और परागकण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ठीक। वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण का अंकुरण होता है तथा परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से अंतःचोल द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। ये आप एकदम ध्यान से समझते चलिए। ठीक। इसके बाद दिए गए हैं पराग नलिका बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती हैं। जनन कोशिका पराग नलिका के माध्यम से बीजांड में पहुंच जाता है। जनन कोशिका पराग नलिका रास्ते में ही सूत्र विभाजन द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण कर लेते हैं। आइए हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। कह रहा है क्या? देखिए, अब यह है हमारा क्या? परागकण। अब परागकण क्या होगा? अब यहाँ पे आपका जनन कोशिका में परिवर्तित हो गया। अब यही कहाँ यहाँ पहुँच गया? वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पे वर्तिका के माध्यम से कहाँ आएगा? अंडाशय में। अब यहाँ पे क्या करेगा? निषेचन की प्रक्रिया करेगा। ठीक। आगे देख लेते हैं। अब हमारा निर्माण कर देगा। अब हमारा है जायांग, यानी गाइनोसियम। ये फीमेल पार्ट है। अब फीमेल पार्ट में क्या होगा देख लेते हैं इसके सब संरचना के बारे में। फीमेल पार्ट का आता है जायांग पुष्प मादा का वह भाग होता है जिसकी इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 संरचना होती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। आपने देखा भी ऊपर, स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र तथा आधार भाग अंडाशय कहलाता है। ठीक। वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली नली को वर्तिका कहते हैं। अभी आपने पूरी संरचना देखी, नीचे दिया गया होगा। यह है हमारे पूरा बीजांड की संरचना, यानी अंदर की संरचना, जिसे अंडाशय की संरचना कहते हैं। क्या क्या पाया जा रहा है यहाँ पे? अब देख लेते हैं। निभाग, बीजांडकाय, प्रतिमुख कोशिका, अंड कोशिका, बीजांड वृंत, बीजांड द्वार, सहायक कोशिका, द्वितीय केंद्रक, भ्रूण कोश, अध्यावरण। ठीक। ये सब आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे बीच में आपको ये क्या निकाल के दिखाया गया है? प्रतिमुख कोशिका का, यानी भ्रूण कोश को आपको दिखाया गया है। इसमें प्रतिमुख कोशिका है, अंड कोशिका है, सहायक कोशिका है और ध्रुवीय केंद्रक है। सब आपको दिखाया गया है। अब देख लेते हैं इसके बीच में प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। ठीक। प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना से जुड़ा होता है, जिसे हम बीजांड वृत्त कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक। बीजांड का यह एक या दो आवरणों से घिरा होता है। बाहरी आवरण को बाह्य आवरण तथा आंतरिक आवरण को अंतः अध्यावरण कहते हैं। ठीक। अब अध्यावरण बीजांड के एक स्थान पर अपूर्ण होता है, बीजांड द्वार कहते हैं। अब बीजांड द्वार क्या कहेंगे? अब देखिए, ये दोनों एक ये आया इधर से और एक ये आया, अब बीच में एक खुला है, इसे हम क्या कह रहे हैं? बीजांड द्वार कहते हैं।
ठीक, आगे देख लेते हैं। बीजांड का वह भाग जहाँ से अध्यावरण मिलता है निभाग कहलाता है, चलदा कहलाता है, जो हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है। चलदा क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। बीजांड के अंदर मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय के मध्य एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश में तीन कोशिकाएं निभाग की तरफ होती है जिसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। यानी कि ये पीडीएफ जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये पूरी आप फिगर को देखते जाइए, इसको समझते जाइए, लिखते पढ़ते जाइए, देखते जाइए, पढ़ते जाइए, देखते जाइए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आगे दिया गया है भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ चलती हैं जिसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। भ्रूण कोश के मध्य 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे द्वितीयक केंद्र कहते हैं। 3 कोशिकाएं प्राय बीजांड द्वार की तरफ होती हैं जिनमें से मध्य कोशिका जो अंड कोशिका तथा अगल बगल की कोशिकाओं में सहायक कोशिका कहलाती है। अब देखिए जैसे अब यहाँ पे आया हमारा परागकण। अब क्या करेगा निषेचन करने के बाद अब देखिए कैसे बनाएगा। सबसे पहले जो यहाँ पे दोनों अध्यावरण मिलेंगे ये वाला और ये वाला, ऐसे हम जहाँ से खुला रहता है उसे हम बीजांड द्वार कहते हैं और जहाँ पर मिला रहता है उसे हम निभाग कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो निषेचन करेगा सबसे पहले यहाँ पे दोनों है, दोनों क्या करेंगे विभाग करके 8 सेल बनाएंगी। अब 8 सेल 4 सेल बनाएगी यानी ना, तो 4 सेल बनाएंगे, 8 कोशिकाएँ हो जाएंगी। जब 8 कोशिकाएँ हो जाएंगी तो 3 ऊपर चली जाएंगी, 3 नीचे चली जाएंगी, 2 बीच में आ जाएंगी ना। अब जो 2 बीच में आ जाएंगी उसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं और जो दोनों ऊपर चली जाती हैं उसमें से 2 केंद्रक क्या होता है, अब ये दोनों 2 केंद्रक क्या होते हैं सहायक केंद्रक होते हैं। अब बीच का जिसे हम कहते हैं अंड कोशिका यानी एग कहते हैं। ठीक, और ऊपर की तीनों कोशिकाएँ जो होती हैं वह प्रतिमुख केंद्रक होती, प्रतिमुख कोशिकाएँ होती हैं। ये सब आपको बताया गया। अब देख लेते हैं बीजांड का परिवर्धन व गुरु बीजाणु जनन। अब देख लीजिए बीजांड का हुआ यहाँ पे प्रपसु कोशिकाएँ बनी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। अब यही क्या करेगी 4 गुरु बीजाणु भ्रूण कोश का निर्माण करके, सॉरी यहाँ पे जो गुरु बीजाणु है मात्र कोशिका है। अब यहाँ पे देखिए 4 अगुणित कोशिकाएँ बनाई। अब 4 अगुणित कोशिकाओं का क्या गुरु बीजाणु भ्रूण कहलाए ना। तो आगे देखिए बीजांड तथा भ्रूण कोश की परिवर्धन प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक अर्ध स्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा हो जाता है जिसे प्रपसु कोशिका कहते हैं। ये आपने अभी हमने आपको अभी बताया। ठीक, प्रपसु कोशिकाएं में समसूत्री विभाजन होता है जिससे बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होता है। ठीक, तथा भीतर की तरफ बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। आगे देख लेते हैं बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगता है। आगे देख गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है जिससे 4 अगुणित कोशिका गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनमें से 3 अगुणित गुरु बीजाणु जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद का परिवर्धन करता है। आगे देख लेते हैं भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद का विकास। पहले क्रिया में 1 कोशिका थी, 2 हुई अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन करके, यहाँ पे हुई फिर समसूत्री विभाजन, अब यहाँ पे हुई अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन में हमने आपको अभी समझाया कि सहायक कोशिका 2 नीचे की और प्राथमिक कोशिका 2 ऊपर की हो जाती हैं और 2 द्वितीय केंद्रक, यानी इसमें से एक क्रियाशील हो जाता है और दोनों नष्ट हो जाती हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा कोशिका युग्मोद्भिद की प्राथमिक कोशिका है। यह गुरु बीजाणु वृद्धि कर बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेता है। ठीक, क्या करता है बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेता है। एक सेकंड, आगे देखिए कहाँ चला गया ये, घेर लेता है। उसके बाद देखा है देखिए इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक में विभाजित हो जाता है और दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। अभी हमने आपको बताया। पुनः इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है, 2 से 4 केंद्रक बन जाते हैं। पुनः चारों केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा
और 8 केंद्रक का निर्माण होता है। इनमें से 4 केंद्रक निभाग तथा 4 केंद्रक बीजांड की ओर स्थित होते हैं। ठीक, ऊपर के देख लीजिए, आगे दिए गए 1 केंद्रक निभाग की ओर चला जाता तथा 1 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर मध्य से जाकर आकर में स्थित हो जाता है। ठीक, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। 3 केंद्रक जो निभाग की ओर स्थित होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन करके प्रतिमुख कोशिका कहलाता है। ठीक, आगे देख लीजिए, 3 केंद्रक जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन करके मध्य की कोशिका अंड कोशिका या मादा युग्मक कहलाती है तथा अलग अलग अगल बगल की कोशिका सहायक कहलाती है। अगला, ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीय केंद्रक कहलाते हैं। परिपक्व भ्रूण कोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्र की होता है। ठीक, जो इसमें आपको बताया गया है कि ऊपर फिगर के माध्यम से सबसे पहले जो भ्रूण कोश होता है, देखिए यहाँ पे यह क्या करता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा इसका केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके बाद जो अगली प्रोसेस है इसमें भी समसूत्री विभाजन होता है। इसमें 2 केंद्रक ऊपर 2 केंद्रक नीचे की ओर चले जाते हैं। ठीक, आगे देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब जो इसमें निभाग है यानी निभाग की तरफ जो बाह्य अध्यवरण और अंतः अध्यवरण दोनों आपस में मिले तो एक निभाग कहलाता था और एक बीजांड द्वार कहलाता था। अब यहाँ पे होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, अब यहाँ पे 4 कोशिकाएं थी तो 4 से 8 कोशिकाएं बन गई। अब यहाँ पे क्या होता है, 3 ऊपर की तरफ चली जाती हैं, 3 नीचे की तरफ, और जो 3 नीचे की तरफ आती हैं उसमें से एक जो होता है अंड कोशिका यानी क्रियाशील होता है और 2 मृत हो जाती हैं। अब 2 जो बीच में द्वितीय केंद्रक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय केंद्र कहते हैं, और जो ऊपर की चली जाती हैं उसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ तक समाप्त हो गया। हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे परागकण। परागकण क्या होता है इसको हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक।